नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। ओमिक्रॉन या कोविड से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस शो में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स। आपको बता दें कि इस शो में आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। आज से देश में वैसे किशोरों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण की जो शुरुआत हुई है वो 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण है और देश में 15 से 18 साल के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर जो टीकाकरण के केंद्र बने हैं वहां पर बच्चों की भीड़ रही है और आईडी कार्ड, स्कूल के आईडी कार्ड लेकर बच्चे वहां पे पहुंचे हैं जहां पे उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे आईडी कार्ड्स हैं वो भी मान्य हैं। पर इसके साथ आपको बता दें कि इस टीकाकरण के दौर में ही एक नया वेरिएंट कोविड का, ओमिक्रॉन, और इसके साथ साथ जो पुराने वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19, वो भी फैले हुए हैं, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या कोई और वेरिएंट। और पूरी दुनिया में, देश में तेजी से एक बार फिर ये तमाम वेरिएंट फैले हुए हैं और कोविड संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कई गुना तेज रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब आपको हम एक नक्शे के जरिए, भारत के नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि भारत में इस समय ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है। ये जो कोविड का नया वेरिएंट है, तो कुल मामले ओमिक्रॉन के जो हैं वो 1700 हैं पूरे देश में, यानी कि 1700 मामलों की पुष्टि हुई है जो कोविड संक्रमित हैं, कि उनमें से 1700 जो है वो ओमिक्रॉन के मामले हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 639 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में जो ये मामले फैले हैं उसमें महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा हैं ओमिक्रॉन के मरीज, 510, और दिल्ली में 351, यानी कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में 351, तमिलनाडु में 121, महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल में 156 है, गुजरात में 136 है, राजस्थान में भी है मामले 120 ओमिक्रॉन के मामले हैं, तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, आंध्र प्रदेश में 17, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, मध्य प्रदेश में 9 और उत्तराखंड में 8, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 8, अंडमान निकोबार में 2 और गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1 और लद्दाख में 1, मणिपुर में 1, पंजाब में 1। तो ये ओमिक्रॉन के मामले हैं। कोविड के मरीज तो आ ही रहे हैं, पर इसमें जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और जो साबित हो चुका है कि ये ओमिक्रॉन संक्रमित हैं, उनके मामले कुछ इस तरह से हैं। और इस ओमिक्रॉन की इस लहर से, या जिसे कोविड सुनामी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है फिर से, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में, इससे आप बचें कैसे? क्या जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो इस पर कारगर हैं? कितना बचाती हैं? और अगर वो बचा रही हैं तो इसकी वजह से क्या हम ये देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम है, या गंभीर बीमारियां लोगों को कम हो रही हैं, या ये है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो पहले के वेरिएंट के मुकाबले कुछ कम गंभीर है? तो आप अपने तमाम सवालों के साथ हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार हैं मेदांता अस्पताल के, और डॉक्टर राजेश पारिक हैं जसलोक अस्पताल मुंबई से। डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल से हैं। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं ओमिक्रॉन के। ये भी दिखा रहा है कि वहां पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वो ज्यादा हो पाई है, तो शायद इस वजह से पता चला है कि इतने ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लक्षण, उसमें काफी लोग ठीक भी हुए हैं, तो पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले जो हैं वो लक्षण ज्यादा हल्के दिखाई दे रहे हैं। चिंता कम करने की जरूरत है। क्या आप सलाह देंगे या क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं खुद की सलाह छोड़कर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि जो डेटा पूरी दुनिया से आ रहा है वो हमको क्या बोल रहा है। उसके पहले मुझे ये कहना चाहता हूं कि जो अपने WHO के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने करीब 2 या शायद 3 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट की थी कि अभी हमको माइल्ड वेरिएंट ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शब्द बहुत खतरनाक है। ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में एक झूठी तरह की सुरक्षा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, और उससे ये ओमिक्रॉन म्यूटेंट और भी फैल जाता है।
ये बात सच है जैसे आप बता रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स अभी तक अस्पताल में नहीं गए हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो ज्यादा करके अस्पताल में जा रहे हैं, और जब अस्पताल में जाते हैं तो उनकी कंडीशन सीरियस होती है और मौत भी हो सकती है। तो ये एक कारण है कि ये इतना सीरियस हमको नहीं लग रहा है। और दूसरा ये भी है कि जैसे वायरस म्यूटेट होता है तो वो ज्यादा करके हम इतिहास से ये सीख सकते हैं कि वो माइल्ड होते जाता है, लेकिन उसके ऊपर हमको सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी राय नहीं है, ये इतिहास की राय है, इतिहास के सबक है। और आज कल हम जो देख रहे हैं दुनिया में उससे हम ये बोल सकते हैं। और फाइनली नगमा मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक बहुत पिक्यूलियर चीज है कि ये वायरस अलग अलग देश में अलग अलग रूप से फैल रहा है। तो साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था वो यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, उससे इतना खतरनाक नहीं था। और हमारे देश में अभी तक हमको पूरा जो पिक्चर है वो पता नहीं है, तो हमको सावधानी रहना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे देशों की भी आजकल तो तमाम जगहों की जो खबरें हैं वो इंटरनेट पे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, बल्कि बड़े लोग रिसर्च कर करके पढ़ भी रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। फ्रांस में हम जानते हैं कि बुरा हाल है, यूरोप के कई देशों में केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। बल्कि इजराइल जैसे देश जो सबसे पहले सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश था और पूरी आबादी वैक्सीनेटेड थी, वहां पे भी काफी फैला है। कितने हॉस्पिटलाइजेशन है ये देखना होगा। इसलिए लोग शायद मान रहे हैं कि शायद ये माइल्डर वेरिएंट है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं, यहाँ दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, विजय। विजय, आप अपना सवाल पूछें। आप हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश पारिक और डॉक्टर अरविंद कुमार, मेदांत अस्पताल से। आपका सवाल क्या है विजय? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट अभी तो इतना घातक नहीं है, क्या कि आने वाले समय में इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है क्या, और क्या म्यूटेट कर सकता है? डॉक्टर अरविंद, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वायरस में कई म्यूटेशन देखे जाते हैं, अब ये भी एक वेरिएंट है, तो अब क्या और म्यूटेट कर सकता है? जी नगमा जी, मैं उनका जवाब दूं इससे पहले मैं आपको, एनडीटीवी के सभी कर्मचारियों को और सारे दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ ये पहला प्रोग्राम है 2022। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये ओमिक्रॉन बना कैसे और क्या आगे भी म्यूटेट कर सकता है। तो देखिए, जब वायरस रेप्लिकेट करता है तो वायरस का जो सीक्वेंस होता है ये अमाइनो एसिड्स के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से बनता है। जब वो बार बार करोड़ों अरबों बार अपनी कॉपीज रेप्लिकेट करता है तो कहीं ना कहीं उसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं, जिनको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। वो कभी घातक होते हैं हमारे लिए और कभी कभी घातक हो सकते हैं वायरस के लिए, और वो वायरस अपना धीरे धीरे मर भी सकता है उससे। तो अभी तक जो चेंजेस हुए हैं, जो डेल्टा बना था वो हमारे लिए घातक था। ओमिक्रॉन हमारे लिए इन्फेक्शंस के मामले में कहीं ज्यादा घातक है। हालांकि अभी तक का एक्सपीरियंस, तो मैं दोबारा कहूंगा, अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि शायद ये चीज उतनी सीवियर नहीं है, लेकिन अभी अर्ली डेज में अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जैसा आप कह रहे थे कि अभी और इसका भविष्य में हो सकता है, हाँ, तो भविष्य में हो सकता है, हाँ, और चेंज। यही सवाल था इनका कि क्या भविष्य में इसका हम कोई और रूप देख सकते हैं? तो ये अभी कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल मुमकिन है कि कोई और रूप देखें। अभी जो म्यूटेशन है उसके हिसाब से ये अब तक ये क्लियर दिख रहा है कि शायद पहले के हिसाब से माइल्डर है। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ एक और कॉलर है, अहमद कर्नाटक से। अहमद, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा सवाल यह है। जी पूछिए। मैडम, जो कोरोना वायरस था और ये जो ओमिक्रॉन के बीच में क्या सिम्टम्स में क्या डिफरेंस रहता है? सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है डॉक्टर राजेश? और इसके बचाव के सुझाव क्या है? बचाव के सुझाव क्या हैं? और ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट है कोविड-19 का, सिम्टम्स जो दिख रहे हैं उसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? अमन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण दो सवाल हैं। पहले सवाल था आपका कि सिम्टम्स में क्या फर्क है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ यह सवाल है कि हम कैसे बोल सकते हैं ओमिक्रॉन है। सिम्टम्स से हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं। सिम्टम्स वही सिम्टम्स रहते हैं या ज्यादा करके
थोड़ा माइल्ड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है और जैसे मैंने पहले बताया था कि वायरस भी म्यूटेट होता है। और दूसरे सवाल का जवाब तो विजय जी को डॉक्टर अरविंद कुमार ने बहुत बढ़िया तरह से समझाया था कि ये जैसे म्यूटेट होता है तो इसका रूप बदलते जाता है। और दोनों विजय जी और अहमद जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 100 साल पहले जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा हुई थी ना, जिसमें 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, इससे तो बहुत ज्यादा मौतें हुई थी, उसके 2 वेरिएंट अभी भी घूम रहे हैं 100 साल के बाद। और उसका जो एक वेरिएंट है H1N1, यानी उसका जो डिसेंडेंट म्यूटेंट वेरिएंट है, उससे हर साल दुनिया में करीब 6.5 लाख लोगों की मौत होती है और करोड़ों लोग उससे बीमार पड़ते हैं। तो ये तो म्यूटेंट हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे हम अडेप्ट होंगे, जैसे हम वैक्सीनेशन लेंगे और जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने बताया कि वायरस खुद म्यूटेट होते जाएगा और रूप बदलते जाएगा, तो शायद उसके जो सिम्टम्स है उसमें भी थोड़ी बदल हो जाएगी। तो जो मतलब पूछने का ये है कि या आप जो बता रहे हैं कि जो मरीज आ रहे हैं उनके जो लक्षण हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं आ रहा है, बस सिर्फ ये दिख रहा है ज्यादातर मामलों में कि जो गंभीर बीमारी है वो कम है और जो लंग्स अफेक्टेड हो रहे थे डॉक्टर अरविंद, वो शायद कम अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि हमने डेल्टा के समय देखा था कि ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे और HRCT वगैरह टेस्ट के लिए लोग जाते थे क्योंकि लंग्स में तक पहुंच रहा था वायरस। डॉक्टर अरविंद जी, नगमा, ये बात सही है कि अब तक देखिए पहला केस 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था, तो अभी कुल मिला के हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ करीब करीब 5 या 6 हफ्ते का है। इसमें जो एक्सपीरियंस किया गया है उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ICU जाना, इवन डेथ रेट कम है। अब उसमें एक कारण ये भी है कि वायरस शायद थोड़ा सा कम डेडली है, और दूसरा कि जैसा डॉक्टर पारक ने कहा कि पिछली वेव और इस वेव में मेजर फर्क यह है कि इस समय एक सिग्निफिकेंट आबादी वैक्सीनेटेड है और अनवैक्सीनेटेड लोगों में सीरियस डिजीज का चांस और डेथ का चांस ज्यादा है। तो ये वैक्सीन से सीधा प्रोटेक्शन हमको मिल रहा है, इसकी वजह से हम माइल्ड डिजीज। हमारे साथ कैप्टन जगपाल है रोहतक से। और कैप्टन जगपाल, आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। गुड इवनिंग डॉक्टर एंड गुड इवनिंग नगमा। गुड इवनिंग। आई एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, 75 year old, जी, fully protected. My question is, how safe are the newspapers if it is so infectious? आप में से कोई बिल्कुल बिल्कुल आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहेंगे? Stop reading these newspapers since November 19. How safe it is? डॉक्टर फारिक, ये पिछले साल बहुत हुआ था कि लोग सामान मंगवाते थे, उसको बाहर छोड़ देते थे धूप में, अखबार बंद हो गए थे, तो आप इनकी समस्या का क्या समाधान बताएंगे? जी, मैं हंस रहा था क्योंकि जगपाल जी को मैंने सलाम किया था कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने अखबार के बारे में सवाल पूछा था, मैंने उनको सलाह दी थी कि भाई आप 4 अखबार रोज नहीं पढ़ना और एक साथ पढ़ लो। वो टाइम वो दिन में 4 बार 4 अखबार पढ़ रहे थे, राइट जगपाल जी? और मैंने आपको सलाह दी थी कि जैसे आपने देश की इतनी राइट, ओके, याद है, वेरी गुड जगपाल जी। तो आपने उसी समय पूछा था, मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए नगमा जी, अपने प्रोग्राम का भी कुछ तो फायदा हो रहा है। जगपाल जी ने न्यूज़पेपर दिन में 4 बार पढ़ने का बंद कर दिया और मैंने उनको ये भी सलाह दी थी कि पेपर एक बार पढ़ लो और फिर हाथ ठीक तरह से धो लो। जगपाल जी को मैंने ये भी कहा था कि हो सके तो एक UV ब्लू डब्बा घर पे लाके रख दो। उन्होंने लाया कि नहीं मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हमको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। आपने हमारी देश सेवा की है, देश की रक्षा की है। डॉक्टर अरविंद कुमार, मेरे जैसे डॉक्टर अभी आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, दीपेंद्र कुमार है हमारे साथ पटना से। दीपेंद्र जी, आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल बहुत साफ है कि मेरा सवाल खड़ा हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन पर। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। तो मेरा सवाल है कि पिछली जो लहर आई थी, दूसरी लहर, उसमें 800 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई जो दोनों डोज लिए हुए थे जी। और आज भी पटना में सारे डॉक्टर
को कोरोना हो गया, कम से कम 80% डॉक्टरों को। तो मेरा सवाल है कि वैक्सीनेशन पर इतना सवाल खड़ा किया जा रहा है और इसका उल्टा इसका आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या वैक्सीनेशन सही है। हाँ, मैं समझ गई। मैं आपके टेलीविजन ऑन है इसलिए शायद आपको आपकी आवाज बार बार आ रही है और यहाँ साफ नहीं है, पर मैं आपका सवाल समझ गई और मैं डॉक्टर साहब को दोहरा दूं सवाल। डॉक्टर अरविंद, इन्होंने सवाल किया है वैक्सीनेशन पे कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी वजह से शायद लोग गंभीर बीमारी से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये पटना से कॉल करें और बताया कि वहां पे पहली लहर दूसरी लहर जब आई तो डॉक्टर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स तो ज्यादातर वैक्सीनेटेड थे, बावजूद इसके मौतें भी हुई हैं। और अभी भी जो अब तो ज्यादातर डबल वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज की भी बात है, तो लोगों को ऐसे लोगों को भी कोरोना हो रहा है। और सवाल उन्होंने जोड़ा था कि सेकेंड लहर के समय में मौतें भी हुई वैक्सीनेशन के बावजूद, तो फिर इस डोज का फायदा क्या? जी दीपेंद्र जी, आपने शायद हमने ये बार बार इसको टीवी चैनल पे ये इश्यू डिस्कस किया है कि वैक्सीन के 2 फायदे होते हैं। एक तो वो हमें इन्फेक्शन होने से रोकता है और दूसरा वो इन्फेक्शन होने की सूरत में उसको माइल्ड कर देता है। आईसीयू की ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है और डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है और वैक्सीन के लिए भी यही है कि जब डेल्टा की भी शुरू में वेव शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि डॉक्टरों को इन्फेक्शन हुए। मुझे खुद इन्फेक्शन हुआ था वैक्सीन के बाद, लेकिन वो माइल्ड हुआ था और ठीक हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर्स बढ़ते गए, हमने सीरियस इन्फेक्शन भी देखे और डेथ्स भी देखी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज को हम मेडिसिन में 100% नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर कट 2 टूक जवाब दूंगा कि आज की तारीख में दुनिया में ओमिक्रॉन के जितने भी सीरियस केस हो रहे हैं या डेथ्स हो रही हैं, वो सिर्फ अनवैक्सीनेटेड लोगों में हैं। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें सीरियस डिजीज और डेथ करीब करीब ना के बराबर है। तो दीपेंद्र जी, आपके क्वेश्चन का क्लियर कट जवाब है कि वैक्सीन से बहुत फायदा होता है। 100% प्रोटेक्शन नहीं है। हम आज सुबह से भी बच्चों को यह कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बाय बाय मत कर देना। वैक्सीन अपना काम करेगी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना काम करेगा। दोनों हथियार आप इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने को और देश को कोरोना से बचा पाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन से काफी प्रोटेक्शन है। यहाँ पर सवाल दीपेंद्र का ये था कि दूसरी लहर के दौरान बहुत सारी मौतें भी हुई बावजूद वैक्सीन के, तो उन्हें इसके ऊपर दुनिया में बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं। विजय अग्रवाल हैं हैदराबाद से और वो सवाल पूछ रहे हैं कि विजय, आपका सवाल क्या है? जैसा मैं सुन पा रही हूँ, आपको आवाज आ रही है हमारी? विजय मैम जी, विजय गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछिए। सर, ये ओमिक्रॉन के बाद में चौथा वेव भी आएगा? हेलो? हाँ जी, हाँ, ठीक है। आप पूछ रहे हैं क्या चौथी लहर भी आएगी? चौथी लहर भी आएगी। WHO ने कहा था 2022 के बाद में ये महामारी खत्म हो जाएगी। हाँ। और हमारे बच्चे लोग अभी स्कूल जाना, हम लोग काम करना या घर पे रहना है। डॉक्टर पारेख? हाँ, देखिए विजय जी, चौथी लहर अभी इजराइल में तो आ चुकी है, तो चौथी लहर आने की संभवता है। लेकिन लहर आना और उस पहला सवाल आपका जरा अलग था, और वो ये था कि दूसरा वायरस आ सकता है। तो दूसरा म्यूटेंट वायरस आ सकता है, जरूर आ सकता है और आएगा। अब तक 14 वेरिएंट आ गए हैं, ये 15वां वेरिएंट है इस वायरस का। तो दूसरा म्यूटेंट वायरस तो जरूर आएगा। लहर आएगी कि नहीं विजय जी, वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अगर हम ठीक तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेंगे, अगर हमारा मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, अंतर रखेंगे, वैक्सीनेशन ले लेंगे, अगर बूस्टर का टर्न आ गया तो बूस्टर ले लेंगे, तो फिर वो चौथी लहर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे अभी लोग घूम रहे हैं सब जगह बिंदास, तो फिर तो हम चौथी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाइए, हम आपके लिए आपकी राह दें। आपका इंतजार कर रहे हैं हम। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल। हाँ, अंजलि तिवारी हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई। अंजलि, आपका सवाल।
मैम गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि 2 महीने पहले मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ है और मैं फीडिंग कराती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं वैक्सीन ले सकती हूँ कि नहीं। मैंने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लिया है। जी, आप जवाब देंगे इसका डॉक्टर अरविंद? या अंजलि जी, जो भारत सरकार की करंट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको टीकाकरण अलाउड है, और चूंकि आपको 2 महीने वैसे भी डिलीवरी से हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी फर्स्ट डोज बिल्कुल बिना किसी विलंब के ले लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है, ले सकते हैं। अभी वो लैक्टेटिंग मदर हैं, इसके बावजूद अब 2 महीने के बाद भी वो टीका ले सकती हैं। इस वक्त एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ और भी कॉलर्स हैं, डॉक्टर पारेख और डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ बने रहें, और दूसरे कॉलर्स भी हैं जो कोरोना से जुड़े, ओमिक्रॉन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं। 5 की बात में एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं इस पर। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना से जुड़ी बीमारियों की, और दूसरे आपके तमाम कॉल हम ले रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप वो हमारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं यूएई से, मकेश वली। मकेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ये 4 महीने से लेके 6 महीने के बीच में आ रहे हैं जी। इनका एक पैटर्न है आने का, 4 महीने से 6 महीने के बीच में ही। तो ये क्या पैटर्न है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये 4-5 महीने में जो वेरिएंट है वो बदल रहा है? जी, ये 4 से 6 महीने के बीच में एक आ रहा है। और जबकि वायरस का ये होता है, वायरस का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो चीज है ये कमजोर होती चली जा रही है। और इस बार WHO ने भी कहा कि ये जो है ये थोड़ा माइल्ड है, लेकिन कई देश क्यों इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तो इतना ज्यादा मतलब कि लोगों में अवेयरनेस है इंजेक्शन के बारे में भी और सबके बारे में भी, और इंजेक्शन ले भी रहे हैं लोग। तो ये क्या जो कंपनियां ये इंजेक्शन बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े देशों में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी दुनिया जानती है। अगर आप दूसरे न्यूज चैनल पे, हमें ये भी एक डिबेट रखनी चाहिए कि इनके प्रॉफिट्स, जो मॉडर्ना है वो लॉस में थी लास्ट ईयर, आज उसने 7 बिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये सारी चीजें भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये बिग फार्मा बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रही है, और क्या आपने प्रॉफिट के लिए ये हो रहा है कि वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट होकर नए वेरिएंट्स आ रहे हैं? डॉक्टर अरविंद, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर पारेख, आप दोनों में से कोई भी? जी, नगमा जी, इन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो इन्होंने ये कहा है कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और ये एक पैटर्न के तहत हो रहा है और शोर मच रहा है। दूसरा, इन्होंने कुछ फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट्स और उस सब की बात की है। देखिए, फार्मा कंपनी के बारे में जो भी डेटा इन्होंने कोट किया है वो एक दूसरी चैनल के न्यूज आइटम को ये कोट कर रहे हैं, मैंने भी देखा था, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो एक इश्यू है। देखिए, कभी भी कोई इस तरह का चीज होता है, अब उसमें किसी ने अपनी वैक्सीन बनाई, उनको उस वैक्सीन का फायदा हुआ, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। एज ए डॉक्टर मैं इनको पहली बात का जवाब दूंगा कि म्यूटेट होना वो वायरस का नेचर है। ये कोई पहला वायरस नहीं है जो म्यूटेट हुआ है, और ये कोई आखिरी वायरस नहीं है। वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने से डॉक्टर अरविंद, थोड़ा इसमें जोड़ दूं, वो जो एक सवाल जो कह रहे थे कि म्यूटेशन तो होता है पर वो माइल्ड होता जाता है वायरस, पर हर बार एक नई ऐसा नहीं है नगमा जी। म्यूटेशन, जैसा मैंने शुरू में कहा था, म्यूटेशन कैन बी समथिंग जो वायरस को नुकसान पहुंचा देगा या जो वायरस से होने वाले नुकसान को बढ़ा देगा। म्यूटेशन दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। इतिहास ये बताता है कि शुरू में म्यूटेशन उसको स्ट्रॉन्ग करता है, लीथल करता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वायरस तेजी से ग्रो करने के लिए अपने को थोड़ा सा माइल्ड करता जाता है, और अल्टीमेटली वो एंडेमिक होकर के वो फिर सोसाइटी में रह जाता है। यूजुअली इतिहास ऐसा ही कहता है। जी, जैसे स्पेनिश फ्लू का भी उदाहरण दिया था डॉक्टर पारेख ने कि ऐसा नहीं है, वेरिएंट्स अभी भी सोसाइटी में हैं, पर जी, और फिर उसके साथ आप रहते हैं और
उससे लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सुरेश कुमार पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, आपका सवाल। अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश क्या हमारे साथ हैं इस समय? सुरेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा सवाल ये है मैडम कि मैंने जब फर्स्ट डोज लगवाई थी कोविशील्ड की, तो मेरे शरीर में जो विकार थे वो सब ठीक हो गए थे बिल्कुल। मैं किसी भी प्रकार से हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। जब सेकंड डोज मैंने लगवाई तो मेरे लेफ्ट साइड में सिर में ना मुझे दर्द शुरू हो गया था लगते ही। अच्छा। मैंने डॉक्टरों से बात की कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, बोले कुछ नहीं, गर्मी है। जबकि मैं एयर कंडीशन में बैठा था हॉस्पिटल में, और वो दर्द मुझे आज भी महसूस होता है। और 24 कितने दिन हो गए आपको सेकंड डोज लगवाए हुए? 3 महीने हो गए। और अब तक आपके सर में दर्द है और ये सेकंड डोज के फौरन बाद शुरू हो गया? जी, और मुझे नाक से ब्लीडिंग हुई। मुझे नाक से ब्लीडिंग हुई। हाँ। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, बोले देख लो, ठंडा पानी सिर में डाल लो, बर्फ की सिकाई कर लो। मतलब इस वैक्सीन का कोई काट भी नहीं है कि किसी को बैड इफेक्ट हो रहा है तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए। तो इस तरह के इफेक्ट्स भी क्या डॉक्टर पारिक देखे गए हैं? कोविशील्ड इन्होंने लगवाई है और लगवाने के बाद इनके सर में दर्द शुरू हुआ और अब तक इनके सर में दर्द है, नाक से खून आता है। आपने कुछ ऐसा देखा है पहले कोविशील्ड का साइड इफेक्ट? जी, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन सर में दर्द होना ये तो काफी कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन वो इतने समय तक नहीं चलता है। तो हमको क्या देखना चाहिए कि कॉज और इफेक्ट, कुछ चीज होती है उसका क्या इफेक्ट होता है, और कभी कभी क्या होता है ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो ज्यादा करके ये जो सिम्टम्स हमको बोल रहे हैं पानीपत से, ये सिम्टम्स 2 कंडीशंस में कॉमन रहते हैं। एक तो माइग्रेन में हो सकता है और दूसरा ब्लड प्रेशर में हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हेडेक आता है, लेकिन ज्यादा करके एक साइड पे नहीं रहता है, और नोज का ब्लीड भी हो सकता है। तो क्या है कि हमको इसमें नहीं खोना चाहिए कि ये वैक्सीन होने के बाद ही हुआ था और उसके पीछे ही लगना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि इसके और कुछ कारण हो सकते हैं क्या, और उन सब कारण का तपास करके इलाज करना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं देखा है कि 3-3 महीने तक वैक्सीन के डोज लेने के बाद सर में दर्द होता है एक साइड। तो उन्हें और दूसरे डॉक्टर से या एक्सपर्ट से मेरे ख्याल से आपको संपर्क करना चाहिए सुरेश जी, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपको ट्रिगर हुआ हो सकता है, माइग्रेन ट्रिगर हुआ हो। तो ये 2 कारण जो है वो बता रहे हैं इस समय डॉक्टर पारिक। तो आप इसको जरूर फॉलो अप करें कि आखिर इसकी क्या वजह है, अंडरलाइंग कॉज क्या है इसका। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं फरीदकोट से। जोगिंदर सिंह जी, आपका सवाल। मेरी नमस्कार, आपको शुभकामनाएं नए वर्ष की भी। धन्यवाद। थैंक्स टू योर चैनल एंड थैंक्स टू योर टीम एंड यू आल्सो। मेरा सवाल ये है कि मैंने स्पुतनिक की दोनों डोज ले रखी हैं और मैं कितना सेफ हूँ, और अगर मैं और सेफ रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बताएंगे डॉक्टर, आप में से कोई? डॉक्टर पारिक या हाँ, नगमा जी, तो मैं बताऊंगा, जो डॉक्टर अरविंद कुमार भी बताएंगे। हम दोनों एक ही जवाब देंगे इसके लिए। आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखनी चाहिए, और जब आपका बूस्टर का टर्न आ जाएगा तब बूस्टर लेना जरूरी है। बस ये 2 ही चीज आपको करनी है। कितने सेफ हैं 2 डोज के बाद उन्होंने पूछा है, और अपने को तो बूस्टर का टर्न आएगा तो आप बूस्टर लेंगे। सेफ्टी फैक्टर नगमा जी करीब 70% के आसपास है, लेकिन वो खाली वैक्सीन पर ही नहीं डिपेंड करता है, वो इनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वैक्सीन के साथ साथ अगर हर समय मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो वैक्सीन की एफिकेसी और ज्यादा बढ़ते है। अच्छा, और सिद्दीकी साहब है मुंबई से, आप अपना सवाल पूछें। आपके पास आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि मेरा जो कोविड-19 था उसमें और ये जो अभी ओमिक्रॉन है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या ऑक्सीजन वगैरह की जो कमी होती थी या जिस तरीके से सांस लेने में दुश्वारी होती थी वो सेम रहेगी इसमें? पहली। दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके अंदर एंटीबॉडीज आती है डबल डोज के बाद। एंटीबॉडीज जो है वो कब तक काम करती है? क्या एंटीबॉडीज की वजह से जो माइल्ड होता है इसका इफेक्ट, वो कितने महीने तक चलेगा, और उसके कितने महीनों के बाद वो डोज हमें दोबारा दूसरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या बूस्टर का वेट करें? जी डॉक्टर अरविंद जी, देखिए, जो आपने एंटीबॉडी का बात किया,
तो एंटीबॉडी जो है वो जनरली ये देखा गया है कि सेकेंड डोज लगने के बाद प्राय 6 महीने के बाद उनके लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन से केवल एंटीबॉडी ही नहीं बनती हैं, एक और तरह की इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी कुछ सेल्स में मेमोरी आ जाती है, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और वो भी कारगर और असरदार होती है। तो जो एंटीबॉडी लेवल्स जरूर कम होने शुरू हो जाते हैं और प्राय ऐसा कहा जाएगा कि 9 महीने तक आते आते वो ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि प्रोटेक्शन कम हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, उनको 9 महीने टीका लगने के बाद में एक थर्ड प्रिकॉशनरी डोज की एडवाइस दी है जो 10 तारीख से शुरू होगी, जिससे उनके एंटीबॉडी लेवल्स फिर से हाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आज की तारीख में गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है आज की तारीख में। और एक और हम सवाल ले लें, ज्यादा हमारे पास इस वक्त नहीं होगा, कॉलर्स काफी हैं, बहुत सवाल है लोगों के पास में। मनजीत सिंह जी समस्तीपुर से कॉल कर रहे हैं, बोलिए आपका सवाल क्या है? ये सर, गुड इवनिंग सर आपको, और एनडीटीवी को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। एनडीटीवी का ये काम सर बहुत ही सराहनीय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने डबल डोज ले ली सर, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमको कोरोना है कि जनरल फीवर है? आपको क्या है, कोरोना? मैंने डबल डोज ले ली है। हाँ। हमको ये कैसे, हमको फीवर अभी कुछ नहीं है, हमको कैसे पता लगेगा कि हमको कोरोना है कि नहीं है, जनरल फीवर है कि कोरोना है? क्या अच्छा ठीक है, आप जवाब आप दे पाएंगे इनके सवाल का? मतलब इन्होंने डबल डोज ले लिया है, अब इन्हें हो सकता है कि असिम्प्टोमेटिक भी बीमारी हो, या शायद ये भी पूछना चाह रहे हो कि हमें कोविड है कि हमें ओमिक्रॉन है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए मंजीत जी, इसके बारे में आप अभी ज्यादा फिक्र नहीं करिए। आपने 2 डोज ले लिए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। मैं बंबई का हूँ, हमारे बंबईया में मैंने एक बार वही शब्द इस्तेमाल किया था, बिंदास रहना है, लेकिन हमको सावधान भी रहना है। और अगर आपको कोई लक्षण आ गए तो फिर तो सीधी बात है, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करनी है। अगर वो आरटीपीसीआर समझो पॉजिटिव आ गई तो शायद जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे और पता चलेगा ये ओमिक्रॉन से है या काय से है। लेकिन आपने आधा से ज्यादा तो काम कर दिया है, दोनों डोज ले लिए हैं, अभी आप बूस्टर का इंतजार करिए और बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखना। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर पारिक और हमारे तमाम कॉलर्स जिन्होंने फ़ोन किया और अपने अपने सवाल पूछे डॉक्टर से। हमारे पास इस वक्त इतना ही समय है आपके सवालों के लिए। हम इस तरह के कार्यक्रम कोशिश करेंगे कि करते रहें और आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स दे पाएं, ये कोशिश रहेगी।